हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक अध्ययन का जो 2020 में पेपर आया था। उसमें जो भी प्रश्न आए थे उन सभी की हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न था वो था कि गंगा लहरी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तुलसीदास ने, सूरदास ने, पंडित जगन्नाथ ने या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो गंगा लहरी पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो पंडित जगन्नाथ ने लिखी है। ठीक है, याद कर लेना कि गंगा लहरी नामक जो पुस्तक है इसकी रचना पंडित जगन्नाथ ने की है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या है? खुर्रम, शहरयार, फिरोज या सलीम? जहांगीर की बात की है तो याद रखना कि जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। ठीक है, और अकबर इन्हें सेखू बाबा के नाम से भी बुलाते थे। ठीक है, तो सलीम किसका नाम है? तो जहांगीर के बचपन का नाम है। और सेखू बाबा कौन बुलाता था इन्हें? तो अकबर इन्हें सेखू बाबा करके बुलाता था। ठीक है, प्यार से। और खुर्रम किसके बचपन का नाम था? तो शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। ये चीज याद रखना कि शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो खुर्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरी घास का मैदान कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में? तो प्रेरी घास का मैदान हमने पढ़ा था कि प्रेरी घास का जो मैदान है वो कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं उन्हें प्रेरी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले जो घास के मैदान होते हैं उन्हें हम डाउन्स कहते हैं, याद रखना। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाए जाते हैं और उत्तरी अमेरिका में प्रेरी पाए जाते हैं और अफ्रीका में बेल्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, बेल्ट करके जो है घास का मैदान वो अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, तीनों ही याद कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? पुरंदर, रायगढ़, सिंहगढ़ या पुणे? तो याद रखना, जो शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी, इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी रायगढ़ को। ठीक है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रायगढ़ को शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, नजमुद्दौला, मीर कासिम या मीर जाफर? तो आपको पता होगा कि बक्सर का जब युद्ध हुआ था तो बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर कासिम था। ठीक है, और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। और मीर कासिम जो था वो बंगाल का नेतृत्व कर रहा था। इसके साथ-साथ एक अवध की सेना थी। ठीक है, और एक मुगल बादशाह थे। तो 3 सेना मिलकर एक साथ लड़ रही थी अंग्रेजों से, जिसमें इनकी हार हुई थी। ठीक है, तो उसके बाद फिर इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 को। ये चीज़ें याद रखना। ठीक है, तो मीर कासिम जो था वो बंगाल का नवाब था उस समय, बक्सर के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की? रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या विवेकानंद? तो देखिए, जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है ये किसने लिखी थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी थी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की, पश्चिम बंगाल की, आंध्र प्रदेश की या गोवा की? जो तटरेखा पूछी गई है कि सबसे लंबी किस राज्य की है, मतलब किसकी सीमा है जो सबसे ज़्यादा समुद्र से लगती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लगती है आपकी गुजरात की। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा किसकी है? तो गुजरात की है। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन-सी है? विक्टोरिया झील, बेकाल झील, टिटिकाका झील या मृत सागर? तो विश्व की सबसे गहरी झील की बात की गई है तो सबसे गहरी झील है बेकाल झील। ठीक है, बेकाल झील जो है वो सबसे गहरी झील है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक प्राचीन उद्योग कौन-सा? मतलब सबसे पुराने टाइम से जो उद्योग चला आ रहा है। लौह उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कालीन उद्योग या कांच उद्योग? तो यहाँ पर जो सूती वस्त्र उद्योग है वो भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। ये चीज़ याद रखना कि जो सूती वस्त्र उद्योग है वो सबसे प्राचीन उद्योग है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंपाज क्या है? मरुस्थलीय वनस्पति, शीतोष्णकटिबंधीय वन, मध्य अक्षांशीय घास भूमि या उष्णकटिबंधीय घास भूमि? तो देखिए, पंपास के बारे में हमने पढ़ा कि अर्जेंटीना में जो घास के मैदान है उन्हें पंपास कहा जाता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, वो शीतोष्णकटिबंधीय है। तो पहला जो ऑप्शन है मरुस्थलीय वनस्पति, तो मरुस्थलीय वनस्पति तो नहीं है ये। शीतोष्णकटिबंधीय वनों की बात हो रही तो वन तो नहीं है, ये घास के मैदान है। ठीक है, तो जो तीसरा ऑप्शन आपका मध्य अक्षांशीय घास भूमि, यही सही आंसर है। ठीक है, कि पंपास क्या है? तो मध्य अक्षांशीय घास भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं।
ठीक है? तो हमने संविधान में कई सारी चीज़ें जो द अलग-अलग देशों से ली हैं, ठीक है? कोई चीज़ अमेरिका से ली, कोई इंग्लैंड से ली, कोई आयरलैंड से ली, कोई जापान से ली। तो ऐसे ही पूछा गया कि जो राज्य के हमने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, वो हमने कहाँ से लिए हैं, किस देश से लिए हैं? ठीक है? जिसकी बात हमने भाग 4 में की है। तो ये हमने किससे लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं, जापान से लिए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अगर हम बात करें, तो ये हमने आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है? याद रखना कि आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, मतदाताओं द्वारा, लोकसभा द्वारा, पंचायतों द्वारा या राज्य विधानसभाओं द्वारा? तो देखिए लोकसभा के जो सदस्य थे वो तो हम लोग चुनते हैं, ठीक है? जनता द्वारा चुने जाते हैं डायरेक्टली। लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य हैं, उनका चुनाव कौन करता है? तो उनका चुनाव होता है राज्य विधानसभाओं द्वारा। जो कैंडिडेट को हम चुनते हैं, वो चुनते हैं, ठीक है? और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उन्हें कौन चुनता है? हमारे द्वारा चुने हुए कैंडिडेट उन्हें चुनते हैं, ठीक है? तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राज्य विधानसभा के जो व्यक्ति होते हैं, जो पर्सन है, वो लोग चुनते हैं राज्यसभा के सदस्यों को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ हैं, 12, 1, 10 या 9? ठीक है, तो कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12, 11, 10, 9 कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिज़र्व बैंक का मुख्यालय है, नई दिल्ली, लखनऊ, कानपुर या मुंबई? तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, याद रखना फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है? सीमा शुल्क, आयकर, भू राजस्व या केंद्रीय उत्पाद शुल्क? तो हमने कर के बारे में पढ़ा था, बताया था कि कौन से कर केंद्र सरकार लगाती है और कौन से कर जो है वो राज्य सरकार लगाती है। तो देखिए केंद्र सरकार जो है वो सीमा शुल्क भी लगाती है। अगर आप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में चीज़ें बेचने जाते हैं या एक देश से दूसरे देश में बेचने जाते हैं, तो सीमा शुल्क लगाती है केंद्र सरकार। आपकी इनकम पर जो टैक्स लगता है वो भी केंद्र सरकार लगाती है, यानी कि आयकर जिसे हम कहते हैं। और जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, वो भी केंद्र सरकार लगाती है। लेकिन जो भू राजस्व है, वो राज्य सरकार का कर है, ठीक है? तो यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भू राजस्व जो है, वो केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है, ठीक है? तो जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, हमने देख लिए। अब हम बात करेंगे अति लघुत्तरी प्रश्नों की। तो अति लघुत्तरी प्रश्न में जो पहला प्रश्न है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? आप सभी को पता है कि पानीपत के टोटल 3 युद्ध हुए थे। पानीपत जगह का नाम है जहाँ पर 3 युद्ध हुए। जिसमें पानीपत का जो पहला युद्ध था वो 1526 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ पहला युद्ध? तो 1526 में हुआ। किनके बीच में हुआ? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। ठीक है, तो पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच में है? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी को हुआ। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है, वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, किसके बीच में हुआ द्वितीय युद्ध? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इसमें अकबर डायरेक्टली नहीं लड़े थे, इनका जो सेनापति था बैरम खां, ठीक है, वो लड़ा था अकबर की जगह पर। और वहाँ पर कौन लड़ा था? तो हेमू लड़ा था, वो किसका सेनापति था? तो शेरशाह सूरी का सेनापति था हेमू, ठीक है? इसे हेमचंद्र के नाम से भी जाना जाता है, इसे विक्रमादित्य भी कहते थे, ठीक है? तो याद रखना, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वो बैरम खान और हेमू के बीच में लड़ा गया, ठीक है? तो बैरम खान का अगर नहीं लिखा है ऑप्शन में तो आप अकबर ही लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि अकबर की जगह लड़ रहे थे, तो अकबर का ही नाम आएगा। तो अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, कब हुआ? तो 1556 ईस्वी को। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? ठीक है, और इनके बीच में हुआ तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। ठीक है, तो पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ? तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, तीनों ही याद कर लेना, किसी भी एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कोई भी पूछा जा सकता है, तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन-कौन से हैं? ठीक है, तो शिवाजी ने कौन-कौन से कर लगाए थे ये पूछा है, कौन-कौन से टैक्स जो शिवाजी लेते थे। ठीक है, तो शिवाजी ने 2 कर लगाए थे। पहला चौथ और दूसरा था सरदेशमुखी। ठीक है, दोनों को ही लिख लेना और नाम याद कर लेना। ठीक है, शिवाजी द्वारा लगाए गए कर कौन-कौन से हैं? तो पहला चौथ है और दूसरा है आपका सरदेशमुखी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज की पराजय का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, तो आज़ाद हिंद फ़ौज के बारे में आप सभी ने सुना होगा, ठीक है? तो इसकी पराजय का मुख्य कारण क्या था? आपको पता कि ये भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी, ठीक है? आज़ाद हिंद फ़ौज का गठन किया गया था, ताकि वो भारत की स्वतंत्रता में अपनी अहम भूमिका अदा कर सके, ठीक है? और इसकी हार का प्रमुख कारण क्या था? क्योंकि ये जापान के साथ लड़ रही थी, जापान जो था, वो इसका सपोर्ट कर रहा था, ठीक है? तो जापान के साथ मिलकर ये अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार हो गई।
जब जापान की हार हुई द्वितीय विश्व युद्ध में, तो आज़ाद हिंद फौज की भी पराजय होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो पहला रीज़न यही था कि जापान जो थी उसकी द्वितीय विश्व युद्ध में हार हुई, जिसके कारण आज़ाद हिंद फौज की भी पराजय निश्चित हो गई, ठीक है? और दूसरा रीज़न था खराब मौसम, उसमें काफ़ी बरसात हो रही थी और पूर्वांचल साइड में ये लोग लड़ रहे थे, ठीक है? जो पूरब का एरिया था, ठीक है? तो वहाँ पे आपको पता है कि बरसात वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है। तो ये 2 रीज़न थे जिसके कारण आज़ाद हिंद फौज की पराजय हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि का स्थायी बंदोबस्त किसने किया? भूमि का स्थायी बंदोबस्त पूछा गया है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो भूमि का जो स्थायी बंदोबस्त था वो कौन लेकर आया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इसे लेकर आए थे। ठीक है, और 22 मार्च 1793 को इन्होंने इसे लागू किया। ठीक है, तो भूमि का स्थायी बंदोबस्त कौन लेकर आया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 22 मार्च 1793 को ये लेकर आए थे। ठीक है, तो ये चीज़ याद कर लेना, 1 नंबर में कई बार पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त के जन्मदाता कौन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैवमंडल किसे कहते हैं? तो जैवमंडल आप सभी को पता होगा, पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ पर जीवन विद्यमान है, उसे हम लोग जैवमंडल कहते हैं। या एक तरीके से कह सकते हैं जहाँ पर सारे मंडल उपस्थित हैं। सारे मंडल से मतलब है जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, ठीक है? तीनों की उपस्थिति बराबर-बराबर है और जीवन जहाँ पर उपस्थित है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैवमंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय के 2 प्रमुख दर्रों के नाम बताइए। ठीक है, तो हिमालय के प्रमुख दर्रों के नाम पूछे गए, 2 पूछे गए। ठीक है, मैं आपको 4 बता देता हूँ। पहला काराकोरम दर्रा, आप सभी ने सुना होगा। दूसरा रोहतांग दर्रा है, तीसरा बुर्जिल दर्रा है और फोर्थ है आपका जोजिला दर्रा। ठीक है, ये चारों दर्रे किसके हैं? तो हिमालय के हैं। काराकोरम दर्रा, रोहतांग दर्रा, बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारकों का उल्लेख कीजिए। मतलब ऐसे कौन-कौन से कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं, कौन-कौन से? पहला अक्षांश, की स्थिति क्या है भारत की, ठीक है? किस अक्षांश पर वो स्थित है? तो ये चीज़ भी प्रभावित करती है भारत की जलवायु को, ठीक है? ज़्यादा ऊपर साइड में होगा तो सर्दी पड़ सकती है, अगर बीच में है जहाँ पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ठीक है? तो उष्ण जलवायु होगी। तो ऐसे करके जो अक्षांश स्थिति जो होती है, वो भी प्रभावित करती है। दूसरा ऊँचाई, ठीक है? कि समुद्र तल से कितनी ऊँचाई है किसी भी जगह की, तो वो चीज़ प्रभावित करती है कहीं की जलवायु को। तीसरा है आपका वायु दाब, ठीक है? और फोर्थ है पवनें। ये 4 कारक हैं जो किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं, चाहे वो भारत की जलवायु हो, चाहे कहीं और की जलवायु हो। तो आप लिख सकते हैं कि कौन-कौन से कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो अक्षांश, ऊँचाई, वायु दाब और पवनें, ये 4 कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन संरक्षण के प्रमुख उपाय बताइए। ठीक है, कि वनों का संरक्षण आप कैसे करेंगे? तो कुछ आइडियाज़ देने हैं आपको, कुछ उपाय बताने हैं। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं आप? तो पहला तो रीज़न यही है कि कम से कम वृक्षों को काटना चाहिए और जितना आप वृक्ष काट रहे हैं, जिस अनुपात में आप वृक्षों को काट रहे हैं, उसी अनुपात में आपको वृक्षारोपण भी करना है। ठीक है, तो पहला तो आप ये लिख सकते हैं। दूसरा है कि झूम कृषि जो होती है, जिसे हम लोग स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। ठीक है, झूम कृषि कहते हैं, जहाँ पर लोग क्या करते हैं, पेड़-पौधों को काट देते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पर खेती करते हैं, फिर उसे 2-3 साल तक के लिए छोड़ देते हैं। तो ऐसी जो कृषि होती है, इसे रोक देना चाहिए। ठीक है, इस पर रोक लगानी चाहिए क्योंकि ये क्या करते हैं, वृक्षों को भारी मात्रा में काट देते हैं और फिर उस जगह पर खेती करते हैं। तो ये चीज़ रोकनी है। ठीक है, तो 2 चीज़ें ये हो गई, आप इन 2 पॉइंट्स को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? ठीक है, कुटीर उद्योग के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, कुटीर उद्योग जो होता है उसे सामूहिक रूप से उन उद्योगों को हम कुटीर उद्योग कहते हैं, जिनमें उत्पाद एवं सेवाओं का जो सृजन है, वो अपने घर में ही किया जाता है। ठीक है, किसी फैक्ट्री वगैरह में किसी भी उत्पाद को नहीं बनाया जाता। ठीक है, ऐसे उद्योग जिनमें उत्पादों का निर्माण या सेवाओं का निर्माण हम घर पर ही करते हैं, ठीक है? ना कि कारखानों पर। तो ऐसे जो उद्योग होते हैं उन्हें हम कुटीर उद्योग कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको कि कुटीर उद्योग सामूहिक रूप से उन उद्योगों को कहते हैं जिनमें उत्पाद एवं सेवाओं का जो सृजन है, वो अपने ही घर में किया जाता है, ना कि कारखाने में। ठीक है, तो ऐसे उद्योग क्या कहलाएँगे? कुटीर उद्योग कहलाएँगे। जैसे कि क्या है कि फुटबॉल वगैरह जो होती है, सिलाई वगैरह जो उसमें होती है, वो घरों पे ही की जाती है। पाकिस्तान में काफ़ी फुटबॉलों की जो सिलाई वगैरह होती है वो वहीं पे की जाती है और घरों में ही की जाती है, फैक्ट्री वगैरह में नहीं की जाती। तो ऐसा उद्योग क्या कहलाएगा? कुटीर उद्योग कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर परंपरागत ऊर्जा के 2 साधनों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो गैर परंपरागत पूछे गए हैं ऊर्जा के 2 साधन। तो इसमें आपका क्या-क्या आ जाएगा? सौर ऊर्जा आ जाएगा,
पवन ऊर्जा आ जाएगा, बायोगैस आ जाएगा, समुद्री ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ये सारे कैसे हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है? क्योंकि इनका बहुत पहले से यूज़ होता हुआ नहीं आ रहा है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत से मतलब होता है कि बहुत परंपराओं से चला आ रहा हो जो, ठीक है? बहुत पहले से हम इसका यूज़ कर रहे हों। तो बहुत पहले से हम किसका यूज़ करते थे? कोयला वगैरह का यूज़ कर लेते थे, लकड़ियों को काट कर उसका यूज़ कर लेते थे, तो वो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में आ जाता है। और गैर परंपरागत जो हमने अभी ऊर्जा के स्रोत बनाए हैं, ठीक है? अभी हाल ही में जिनका यूज़ करना हमने शुरू किया है और जो इतना प्रदूषण भी नहीं करते। ठीक है, तो इसमें आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, समुद्री ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के द्वितीय सदन का क्या नाम है? ठीक है, संसद में आपको पता है कि 2 सदन होते हैं संसद के, ठीक है? तो द्वितीय सदन का नाम पूछा गया है। तो राज्यसभा जो है वो संसद का द्वितीय सदन है, ठीक है? प्रथम सदन क्या है? तो प्रथम सदन है आपका लोकसभा और द्वितीय सदन क्या है? तो राज्यसभा जो है वो संसद का द्वितीय सदन है। और इसे संसद का उच्च सदन भी कहा जाता है, ठीक है? वैसे तो सेकंड नंबर पे आ रहा है, लेकिन इसे हम क्या कहते हैं? तो उच्च सदन भी इसे कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि निचला सदन क्या है? तो लोकसभा जो है वो निचला सदन है। उच्च सदन क्या है? तो राज्यसभा उच्च सदन है। अगर पूछा जाए प्रथम सदन क्या है? तो लोकसभा प्रथम सदन है। द्वितीय सदन क्या है? तो राज्यसभा जो है वो द्वितीय सदन है। दोनों को याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अभिभावक कौन हैं? ठीक है। मतलब एक तरीके से गार्जियन कह सकते हैं हम लोग, ठीक है? तो भारतीय संविधान के अभिभावक पूछे गए हैं, किसे हम कहते हैं भारतीय संविधान का अभिभावक, जो उनकी रक्षा करता है, मतलब भारतीय संविधान की जो रक्षा करता हो, ठीक है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसे भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है, ये चीज़ याद कर लेना, ठीक है? किसी इंसान को हम नहीं कहेंगे। तो भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहेंगे हम? सर्वोच्च न्यायालय को कहेंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे, क्योंकि ये क्या करता है? संविधान की रक्षा करता है। ठीक है, तो याद कर लेना 1 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अभिभावक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है क्योंकि यह संविधान की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद के 2 कार्य बताइए। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद के 2 कार्य बताने हैं यहाँ पर। देखिए, मंत्रिपरिषद जो होती है वो कई कार्य करती है। ठीक है, लोकसभा में अगर हम बात करें, केंद्रीय सरकार जो होती है, वो काफ़ी कुछ काम करती है। विधानमंडलों में काफ़ी काम करती है मंत्रिपरिषद। जैसे क्या कार्य हैं? तो मंत्रिपरिषद जो होती है वो बजट तैयार करती है। ठीक है, कौन बजट तैयार करेगा? तो मंत्रिपरिषद बजट तैयार करती है और जिसमें क्या होता है मंत्रिपरिषद में जो वित्त मंत्री होता है, वो उसे विधानमंडल या संसद में प्रस्तुत करता है। ठीक है, जो भी बजट होगा वो कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? तो संसद में उसे प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरा कार्य क्या होता है मंत्रिपरिषद का? तो कानून के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है मंत्रिपरिषद की। ये विधेयक तैयार करते हैं, ठीक है? किसी भी कानून के निर्माण के लिए क्या करते हैं मंत्रिपरिषद? विधेयक को तैयार करते हैं, उसके बाद उसे संसद में पेश करते हैं और उसे पारित कराने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, तो ये मंत्रिपरिषद के कार्य हैं। पहला कि बजट तैयार करती है मंत्रिपरिषद, जिसमें वित्त मंत्री जो होता है उसे संसद या विधानमंडल में प्रस्तुत करता है। दूसरा कार्य क्या है कि कानून के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है मंत्रिपरिषद। यह विधेयक की तैयारी करती है, ठीक है? उसे पेश करती है संसद में और उसे पारित करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है? तो ये मंत्रिपरिषद के कार्य हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, याद कर लेना। प्रधानमंत्री को ही नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कहा जाता है, ठीक है? वही होता है, तो याद कर लेना कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री जो है, वो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होगा। लास्ट क्वेश्चन है कि रिज़र्व बैंक को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है? तो ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी जब मैंने आरबीआई के बारे में आपको पढ़ाया था कि आरबीआई जो है, उसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहली बात तो यही है कि उसमें क्या होता है आरबीआई में, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में, जितनी भी बैंकें हैं भारत में, उन्हीं के खाते संचालित किए जाते हैं। ठीक है? मतलब जो अपना अकाउंट है, हम लोग साधारण जो व्यक्ति हैं, वो अपना अकाउंट आरबीआई में नहीं खुलवा सकते। अगर हम खुलवाना चाहें कि नहीं मेरा अकाउंट खोल दो आरबीआई में, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो बैंक होती हैं, उनके अकाउंट वहाँ पर खुले होते हैं। जैसे कि आपकी इलाहाबाद की जो ब्रांच होगी, मेन ब्रांच, उसका एक अकाउंट वहाँ पर खुला होगा आरबीआई में। या एक्सिस बैंक है, उसका एक अकाउंट खुला होगा, कैनरा बैंक का अकाउंट खुला होगा, ठीक है? तो बैंकों के अकाउंट जो होते हैं, वो आरबीआई में खुले होते हैं, ना कि साधारण व्यक्तियों के। अब आरबीआई करती क्या है, वो कर्ज देती है इन बैंकों को। अगर इन बैंकों को रुपए की ज़रूरत है, जैसे हमें अगर रुपए की ज़रूरत होती है हम लोगों को, तो हम बैंकों से कर्ज लेते हैं, ठीक है? उसके बाद हम उन्हें ब्याज देते हैं। वैसे ही अगर इन बैंकों को रुपए की ज़रूरत होती है, तो ये किससे लेती हैं? तो आरबीआई से लेती हैं और उन्हें क्या देती हैं इसके बदले में? ब्याज देती हैं, ठीक है? वो धन तो देती हैं, साथ ही साथ जो ब्याज उस पे लगाया जाता है, टैक्स होता है, तो वो भी उन्हें देना पड़ता है। तो इसलिए आरबीआई को क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक कहा जाता है, ठीक है? और यह क्या करता है? तो जो कागजी मुद्रा होती है, जैसे हम लोग नोट वगैरह जो होते हैं, उनकी छपाई का कार्य भी इन्हीं का होता है, निर्गमन का कार्य भी किसका होता है? तो आरबीआई का ही होता है।
ठीक है? गवर्नमेंट को भी अगर लोन लेना होता है या रुपए की ज़रूरत होती है तो वो किसके पास जाता है? तो आरबीआई के पास जाता है। इसलिए याद रखना कि जितने भी बैंक हैं, उन सभी के लिए जो मेन ब्रांच है, ठीक है? जहाँ भी वो अपना अकाउंट खोलती है वो आरबीआई है। जब भी रुपए की ज़रूरत होगी तो वो किससे माँगेगा? आरबीआई से माँगेगा। इसलिए रिज़र्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है? आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो जितने भी अति लघुत्तरी प्रश्न थे हमने वो भी देख लिए। अब लघुत्तरी प्रश्न भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है? इन सभी के आंसर आप ढूँढ लेना, जितने भी नोट्स हैं उनमें मिल जाएँगे आपको इसके आंसर। ठीक है? कि मराठों के पतन के कारण क्या हैं, तो वो भी मैंने आपको बताए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है, उनका जो काल है वो सुधारों का काल कहा जाता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में भी मैंने आपको बताया है। राजा राम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो राजा राम मोहन के बारे में आपको कुछ चीज़ें लिखनी है। ठीक है? फिर है कि डच कौन थे और भारत में कैसे आए? आगमन कब और क्यों हुआ? तो ये भी चीज़ मैंने आपको बताई थी। इसमें अंग्रेज़ों का आगमन भी पढ़ा था हमने, डच का भी पढ़ा था, डेनिश का भी पढ़ा था। ठीक है? तो ये चीज़ भी याद कर लेना वहाँ से। सौर ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? ठीक है? और इस पर क्यों इतना बल दिया जा रहा है? तो आप सभी लिख सकते हैं कि सौर ऊर्जा आज के टाइम पे कितनी ज़रूरी है। ठीक है? कि वैसे गर्मी बढ़ती जा रही है और हम इतनी ज़्यादा लाइट का उत्पादन नहीं कर सकते, बिजली का उत्पादन नहीं कर सकते क्योंकि उसमें काफ़ी कोयला लगता है, काफ़ी चीज़ें लगती हैं। ठीक है? लेकिन सौर ऊर्जा क्या है? सस्ती भी है और प्रदूषण रहित भी है। तो सौर ऊर्जा पर क्यों बल दिया जा रहा है? आप सब लिख सकते हैं। मौसम एवं जलवायु से आप क्या समझते हैं? दोनों के बीच में आपको अंतर लिखना है। ठीक है? लिख सकते हैं। पर्यावरण मित्रता क्या है? तो पर्यावरण से मित्रता कितनी ज़रूरी है, आप लिख सकते हैं कि पेड़-पौधे लगाने चाहिए, ये सारी चीज़ें क्यों इतनी ज़रूरी हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। परिवार न्यायालय का अर्थ क्या है? इसके उद्देश्य आपको लिखने हैं। लोकसभा की प्रमुख शक्तियाँ कौन-कौन सी हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा दोनों के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है? संसद के बारे में भी हमने पढ़ा। तो लोकसभा की शक्तियों के बारे में पूछा गया तो आप लिख सकते हैं। ई-बैंकिंग का क्या अर्थ है? मतलब कहने का मतलब ये है कि बैंकिंग के क्षेत्र में इंटरनेट का क्या यूज़ है, ठीक है? इसके बारे में आपको लिखना है कि इंटरनेट का क्या महत्व है बैंकिंग में, ठीक है? तो इसी चीज़ को आपको स्पष्ट करना है। तो सिंपल पेपर था आपका, ठीक है? अच्छे से इन क्वेश्चंस को याद कर लेना क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इसमें से रिपीट हो जाते हैं, ठीक है? तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, सॉरी नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।